Good morning. I am Dr. Archana Vasist. I will teach you Advanced Plant Pathology, Paper 4. Today we will study non-parasitic diseases of plants. Non-parasitic diseases of plants, plant diseases in which no foreign organism or parasite is associated with the cause are known as non-parasitic diseases. तो जिन डिजीज़ेस में कोई पैथोजन या कोई पैरासाइट या कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म, कोई बायोटिक ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट नहीं होता, वो डिजीज़ेस कहलाती हैं प्लांट डिजीज़ेस। जैसे जो बायोटिक डिजीज़ेस होती हैं या पैरासिटिक या पैथोजेनिक डिजीज़ेस होती हैं, वो कोई फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, इस तरह से कोई ऑर्गेनिज़म के द्वारा होती हैं। लेकिन ये नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेस हैं, इसमें कोई पैरासाइट या पैथोजन नहीं होता, इसलिए इनको एबायोटिक डिजीज़ेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं। इसमें कोई बायोटिक लाइफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो किसी डिजीज़ प्लांट से दूसरे हेल्थी प्लांट में इन्फेक्शन करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, इसलिए ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होती हैं। एक डिजीज़ प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में बीमारी नहीं फैल सकती। इनएनिमेट डिजीज़ेस भी होती हैं, क्योंकि ये एनिमेट कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इसके अंदर इनएनिमेट कॉजल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, लाइट वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनएनिमेट डिजीज़ेस हैं। और फिजियोलॉजिकल डिजीज़ेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर होने की वजह से डिजीज़ होती है, ना कि कोई पैथोजन की वजह से। और एनवायरमेंटल डिजीज़ेस भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं, चाहे कोई वो लाइट हो, पानी हो, या कोई मिनरल्स हों, इनकी वजह से ये डिजीज़ेस होती हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्लांट नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेस में दिखाई देते हैं। जैसे ये ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो है, ये टोमेटो कैट फेस है, ये कोई पैथोजन की वजह से नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये डिजीज़ेस हैं। ये पिटिंग ऑन कैप्सिकम ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये है कॉर्न सीडलिंग, जिसमें पर्पलिश कलरेशन हो गया है और स्टंटिंग हो गई है प्लांट की, ये भी पैथोजन की वजह से नहीं है, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से। ये क्लोरोसिस इन बीन ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, ये भी इस तरह का लग रहा है जैसे कि कोई वायरस इन्फेक्शन में जिस तरह के सिम्टम आते हैं, इस तरह का नज़र आ रहा है क्लोरोसिस बीन में। और ये वीट की डिजीज़ है, ये भी कोई पैथोजन से नहीं है, कॉपर डेफिशिएंसी से है, जिसमें वीट का जो कर्नल का हेड का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया है, और कर्नल के जो साइज़ है वो भी छोटा हो गया है, और उनका नंबर भी बहुत कम हो गया है। तो ये ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो कि कोई पैरासाइट से नहीं है, नॉन पैथोजेनिक डिजीज़ेज़ हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन से ऐसे गुण हैं, लक्षण हैं जो कि नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेज़ में होते हैं। Non-parasitic diseases of plants are caused by the lack or excess of something that supports life. तो किसी भी सपोर्टिंग सिस्टम, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की कमी से या उसकी एक्सेस से ये होती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पानी हो गया, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, या बहुत किसी मिनरल की कमी हो गई, तो किसी की एक्सेस या किसी की एब्सेंस या डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ेस होती हैं नॉन पैरासिटिक। नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेस अकर इन द एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस एंड कैन नॉट देयरफॉर बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज़ टू हेल्दी प्लांट्स। तो पैथोजन एब्सेंट है, इसलिए डिजीज़ से हेल्दी प्लांट में ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए इनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस भी कहते हैं। नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेस मे अफेक्ट प्लांट्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स। Example, seedling, mature plant or fruit, and they may cause damage in the field, in storage or at the market. तो जिस तरह से पैथोजेनिक डिजीज़ेज़ होती हैं वो सीड में भी हो सकती हैं, सीडलिंग, मैच्योर प्लांट, फ्रूट किसी में भी हो सकती हैं, ऐसे ही ये नॉन पैरासिटिक डिजीज़ भी
प्लांट के किसी भी ऑर्गन में किसी भी स्टेज पे हो सकती हैं और फील्ड में भी हो सकती हैं, स्टोरेज और मार्केट में भी हो सकती हैं। द सिम्टम्स कॉज्ड बाय नॉन पैरासिटिक डिजीजेज वेरी इन काइंड एंड सीवियरिटी with the particular environmental factor involved and with the degree of deviation of this factor to normal। तो उनका डिफरेंट टाइप्स की सिम्टम्स होते हैं और उनकी सीवियरिटी भी डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है और कितना डिविएशन उसमें नॉर्मल से हुआ है। In some non-parasitic diseases, characteristic symptoms are produced by the particular environmental factor on the plant. Example, black heart of potato। अभी आपने देखा फोटो में, इधर ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो डिजीज़ है, उसमें बिल्कुल क्लियर सिम्टम है जिसे को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये जो है एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है। जैसे बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, जो बहुत सारी डिजीज़ेज़ में होते हैं, जैसे क्लोरोसिस है, विल्टिंग है, इस तरह के सिम्टम हैं, तो वो जनरलाइज्ड सिम्टम्स होते हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं होते। लेकिन कुछ डिजीज़ेज़ जैसे फंगल डिजीज़ेज़ भी आपने पढ़ी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ेज़, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि उस कॉजल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको मतलब सिम्टम को देख के ही हम बता सकते हैं कि ये डिज़ीज़ किससे हुई है। कई बार हमको खाली हम सिम्टम्स को देख के नहीं बता सकते हैं कि किससे हुई है, तो उसको हमको दूसरे भी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं कि उसमें पैथोजन को हमको देखना पड़ता है, पैथोजन का कल्चर करके हम देखेंगे कि यही पैथोजन प्रेजेंट है, इसकी वजह से है, और उस पैथोजन को दोबारा इन्फेक्ट करके हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट करके देखते हैं, तो वापस उसमें वही सिम्टम अगर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से ये डिज़ीज़ है। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि इसमें जो डिज़ीज़ के कॉजल ऑर्गेनिज्म को पक्का बताने के लिए हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। कई बार हम कुछ सिम्टम्स को देख के भी एश्योर हो जाते हैं कि ये डिज़ीज़ का कॉजल फैक्टर या कॉजल ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर है। However, that symptoms of many non-parasitic diseases are closely resemble those caused by several viruses, molecules and many root pathogens। जैसे अभी आपने देखा ऊपर वो बीन लीफ में जो क्लोरोसिस हो रहा है वो बिल्कुल वायरस डिजीजेस का जैसा है। वायरल डिजीजेज में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जनरली, ऐसे ही विल्टिंग के सिम्टम्स आते हैं रूट पैथोजेंस में, तो नॉन पैरासिटिक डिजीजेज में भी ऐसे हैं, कुछ माइकोप्लाज्मा वाले सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स को देख के ऐसा लगता है कई बार कि ये वायरल डिजीज़ होगी या ये मॉलिक्यूल्स से होगी या ये कोई रूट पैथोजन होगा, लेकिन जब हम उसमें एग्जामिन करते हैं उसमें कोई पैथोजन हमको नहीं मिलता है, तो फिर हम देखते हैं कि ये पैथोजन की वजह से नहीं, ये तो कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिज़ीज़ है। और उस फैक्टर को फिर हम देखते हैं कि अभी इस डिज़ीज़ से पहले क्या क्या फैक्टर्स थे और डिज़ीज़ आने के बाद से कौन से फैक्टर में चेंज आया है जिसकी वजह से ये बीमारी है। तो और वही बीमारी अगर हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस वो फैक्टर हम कर सकते हैं। जैसे अगर पहले खेत में पानी नहीं था बहुत ज़्यादा और बाद में देखा कि बाढ़ आ गई या तो पानी खड़ा है उस खेत में, जिन प्लांट्स को हमेशा पानी में डूबे हुए रहने की आदत नहीं है, तो वो प्लांट्स अगर पानी खड़ा रहेगा तो उसमें वो बीमारी हो सकती है। तो हमें समझ आ सकता है कि ये बीमारी इस वजह से है। और दोबारा भी हम हेल्दी प्लांट में अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन करते हैं और उसमें वही सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं तो हम श्योर हो सकते हैं कि ये डिज़ीज़ इस वजह से हुई है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनकी वजह से डिसीज़ेज़ होती हैं नॉर्मली। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि डिज़ीज़ करते हैं, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती हैं। तो वो पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम एक जनरलाइज्ड एक लिस्ट देख रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जनरली डिजीज़ेस होती हैं। अनफेवरेबल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर,
सच एज फ्रीजिंग इंजरी इन पोटैटोज एंड फ्रॉस्ट इंजरी टू विंटर क्रॉप्स। तो बहुत ज़्यादा अगर लो टेम्परेचर हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो प्लांट्स को इंजरी हो सकती है। वो अंडरग्राउंड में भी हो सकती है और अबव ग्राउंड पार्ट में भी हो सकती है। जैसे पाला पड़ता है, पाला सर्दियों में विंटर क्रॉप्स में जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो बर्फ़ में बदल जाती है, तो पत्ती के ऊपर जो एक मॉइस्चर होती है वहाँ पे आइस जमा हो जाती है। और इवन खाली पत्तियों की सरफेस के ऊपर ही नहीं, टिश्यूज़ के अंदर भी जो वाटर होता है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से डिजीज़ हो जाती हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं उनके ऊपर, दाग धब्बे हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर जैसे सन स्काल्ड ऑफ एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स, उसकी वजह से एप्पल्स पे झुलसने के दाग पड़ जाते हैं, तो एप्पल ख़राब हो जाते हैं उससे। और ऐसे सब्जियों में भी अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वो डिजीज़ दिखाई देते हैं। अनफेवरेबल लाइट, लैक ऑफ सफिशिएंट लाइट सच एज इटियोलेशन ऑफ लीव्स कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अगर धूप की कमी है, रोशनी की कमी है, सनलाइट की कमी है, तो पत्तियों में इटियोलेशन हो जाता, पीली पड़ जाती हैं पत्तियाँ। एक्सेस ऑफ लाइट से जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक्सेस ऑफ लाइट से अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो साथ में हाई टेम्परेचर भी होता है और हाई लाइट इंटेंसिटी भी होती है। दोनों जब साथ होती हैं तो फ़र्क पड़ता है। जैसे कि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ पर कि लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तेज़ सीधी धूप पड़ रही है और ऊपर एटमॉस्फेयर में डस्ट भी नहीं है, तो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर भी अगर हाई है तो वो डिजीज़ हो सकती है, उसमें नुकसान पहुंचा सकती है। अनफेवरेबल ऑक्सीजन रिलेशन विद देयर व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव रेस्पिरेशन इन क्लोज्ड एटमॉस्फेयर, जैसे कि गोदाम के अंदर है, कमरे में रखा है कहीं, the entire oxygen supply may be exhausted resulting in disintegration of cells due to enzymic action. Black heart of potato इसका एग्जाम्पल है। अभी आपने देखा पोटैटो में कैसे अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर के हो गए हैं, उन सारी सेल्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि अंदर की सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। कहीं ऐसी बंद कमरे में जहाँ रखे हैं तो बहुत सारे आलू अगर एक साथ रखे हैं तो वहाँ पे सफोकेशन हो जाता है और रेस्पिरेशन भी होता है इनमें, क्योंकि ये लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गन है पोटैटो। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो वहाँ पे फिर और बाहर से कोई सप्लाई एयर का, वेंटिलेशन का सोर्स नहीं है उसमें, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है और उस एरिया की जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है। तो ऐसे भी डिजीज़ हो सकती है अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो ओपन एनवायरनमेंट में जनरली ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन की कमी पड़े, लेकिन क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो सकता है। अनफेवरेबल मॉइस्चर, तो पानी बहुत ज़रूरी है पौधों की ग्रोथ के लिए, तो लो सॉइल मॉइस्चर इफेक्ट दिखेगा। इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर प्लांट्स रिमेन स्टंटेड, शो रिड्यूस्ड ग्रोथ, ड्राई, विल्ट और इवन डाई। Perennial trees also show poor growth, small scorched leaves and short twigs, dieback, defoliation and finally wilting and death. तो annual plants में भी और पेरिनियल प्लांट्स में भी हम ये देखते हैं कि सॉइल मॉइस्चर अगर कम है, सॉइल में पानी की मात्रा अगर कम है और तो उनकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है, वो बौने होते, स्टंटेड होते हैं और उनमें विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये कंडीशन परसिस्ट करे तो डेथ भी हो सकती है। और जो पेरिनियल ट्री है उनमें भी ये चीज़ होती है, खाली एनुअल प्लांट्स की बात नहीं है, उसमें भी पत्तियां झुलसी हुई हो जाती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं, प्लांट मुरझा जाता है और डेथ भी हो सकती है। हाई सॉइल मॉइस्चर इफेक्ट, तो खाली पानी की कमी से ही नहीं, पानी की अधिकता से भी डिजीज़ हो सकती हैं। एक्सेसिव सॉइल मॉइस्चर ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड may cause rotting or wilting of the plants because of the reduced supply of oxygen to the roots. तो कई बार खेतों में पानी खड़ा रहता है, बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर गया और कोई निकास की व्यवस्था नहीं है खेत में,
तो और वो लंबे समय तक वो खड़ा रहे पानी, अगर निकासी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे भी उनमें विल्टिंग हो सकती है और रॉटिंग हो सकती है, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है रूट्स को, इस तरह से ये बीमारी हो सकती है। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट्स, ये एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की बात है, क्योंकि सॉइल में भी मॉइस्चर चाहिए और एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अगर कम भी हो, जिसको लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में हाई टेम्परेचर भी है और विंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो फिर बहुत ज़्यादा उसका ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हो जाएगा पत्तियों में से, और लीफ स्कॉर्चिंग, श्रिवेल्ड फ्रूट और टेम्परेरी और परमानेंट विल्टिंग हो सकती है प्लांट्स के अंदर। एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज़ को एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। तो वैसे तो एटमॉस्फेयर में का एक निश्चित बैलेंस होता है, जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती हैं, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, तो 99 हो गया। और 1% बचा, उसमें भी वाटर वेपर होती हैं ज़्यादा और कुछ गैसेस होती हैं। तो लेकिन ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे कुछ फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ एरोप्लेन जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनकी वजह से तरह तरह के केमिकल्स हैं, तरह तरह की गैसेस हैं, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, और उनकी वजह से डायरेक्ट गैसें रिलीज़ हों या वाटर वेपर से रिएक्शन करके वो कुछ गैसेस, कुछ केमिकल्स बन जाते हैं, वो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। More serious and widespread damage is caused to plants in the field by chemicals such as ozone, sulfur dioxide, hydrogen fluoride, nitrogen dioxide, peroxyacyl nitrates जिसको PAN भी कहते हैं शॉर्ट में, and particulates यानी डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल से भी एयर पोल्यूशन होता है और उनसे भी प्लांट में इंजरी होती है, डिजीज़ होती है, प्लांट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरह से उसमें डिजीज़ हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ और लॉन्ग एक्सपोजर टू दीज केमिकल्स कॉज विजिबल एंड समटाइम्स कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स सच एज नेक्रोसिस, मॉटलिंग, क्लोरोसिस, प्रीमैच्योर डिफोलिएशन and stunted growth of the affected plants. Plants produce fewer flowers and fruits. तो इनका केमिकल्स का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और या कम भी है लेकिन लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर हो रहा है, तो इनमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, नेक्रोसिस, मॉटलिंग, क्लोरोसिस वगैरह के, और फ्लावर भी कम बनेंगे, फ्रूट भी कम बनेंगे। इस तरह से ये जो पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव प्लांट्स में दिखता है, बीमार दिखते हैं वो पौधे। मोरओवर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट्स सीम्स टू वीकन प्लांट्स and to predispose them to attack by insects, by some pathogens and by other environmental factors such as low winter temperatures. तो खाली इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही डायरेक्ट डैमेज नहीं होता, बल्कि ये उसकी इम्यूनिटी को भी कम कर देते हैं, उसको वीक कर देते हैं, प्लांट को उसको ससेप्टिबल बना देते हैं, दूसरे पैथोजन उस पर अटैक कर सकें उसके लिए। तो ऐसे पोल्यूशन वाले जब एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में प्लांट रहता है, तरह तरह की गैस हैं, केमिकल्स हैं, जो नेचुरल जो कॉम्बिनेशन है एयर का, एटमॉस्फेयर का, वो नहीं है, वो डिस्टर्ब हो गया है, तो उसकी वजह से लगातार पौधा स्ट्रेस में रहता है और वो कमज़ोर पड़ जाता है, और कोई भी फंजाई, बैक्टीरिया का पैथोजन उस पर हो सकता है, इंसेक्ट का पैथोजन, इंसेक्ट का इन्फेक्शन उस पर हो सकता है, अटैक हो सकता है, या विंटर टेम्परेचर, सर्दी को भी उसको सहन करने की उसमें क्षमता कम हो जाती है, गर्मी को या सर्दी को सहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन का इस तरह से एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और प्लांट्स में डिजीज़ हो जाती हैं। दूसरा इफेक्ट है टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। तो सॉइल के अंदर भी जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता है, जैसे खेत के अंदर जो ठूंठ वगैरह पड़े रहते हैं,
पिछली फसल के जो टुकड़े हैं, डालियां हैं, वो पड़ी हुई हैं और वो डिकम्पोज़ हो रहा है, तो उसमें फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको डिकम्पोज़ करते हैं। तो डिकम्पोजिशन के साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं सॉइल के अंदर, जैसे कुछ फैटी एसिड्स हैं और तरह तरह के और टॉक्सिन्स हैं। तो उनकी वजह से डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, विल्टिंग, इस तरह के सिम्टम्स प्लांट्स में नज़र आते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी वजह से भी ये जो प्लांट मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है कि इनकी कोई कमी है या इनका एक्सेस है, तो उससे डिजीज़ हो जाती है। हर्बिसाइड इंजरी, तो हम जैसे खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो हर्बिसाइड छिड़कते हैं, तो उससे भी कई बार जो खरपतवार की बजाय जो मेन प्लांट है, मेन क्रॉप है, उसको भी नुकसान उससे हो जाता है। हेल इंजरी, हेल इंजरी जो ओलावृष्टि से जो इंजरी होती है प्लांट्स को, तो ओले कितनी बड़ी साइज़ के हैं उस पर डिपेंड करता है, और ओले का जो तूफ़ान है वो कितनी देर तक आया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो क्रॉप, जो फसल है, वो बहुत ज़्यादा भी डैमेज हो सकती है या थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। कभी कभी तो पूरा खेत ही, पूरी फसल है जो वो बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही लाइटनिंग है, जो आकाश की जो बिजली गिरती है, उससे भी पौधों को बहुत डैमेज हो जाता है और बहुत नुकसान होता है फसल का। पेड़ों का, जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष के ऊपर भी कई बार, ट्रीज़ के ऊपर भी बिजली गिर जाती है, तो पूरा उसका ट्रंक के 2 टुकड़े हो सकते हैं, या उसकी कुछ ब्रांचेस हैं वो डैमेज हो सकती हैं, टूट सकती हैं, या फिर कई बार उसमें से खेत में से जो उस ट्री में से होता हुआ खेत में पास हो जाता है करंट, तो उस खेत के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन बन जाता है। जैसे आकाश के अंदर बिजली चमकती है तो एक अलग तरह का पैटर्न बनता है, डिज़ाइन बनती है, ऐसे ही खेत के अंदर जहाँ जहाँ प्लांट्स मरे हैं वो बिजली की डिज़ाइन में उन प्लांट्स की डेथ हो जाती है। तो हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है, हर जगह बिजली नहीं गिरती है, तो लेकिन जहाँ भी बिजली गिरती है तो वो भी वो डैमेज भी अलग दिखाई देता है कि ये जो नुकसान हुआ है, या ये पौधे की ऐसी डिफॉर्मिटी हो गई है, या ऐसा प्लांट मर गया है, तो वो किसी पैथोजन की वजह से नहीं मरा है, या किसी आकाशीय बिजली की वजह से गिरा है, तो वो क्लियर दिखाई देता है। ऐसे ही इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि हम निराई गुड़ाई करते हैं, खुरपी से खोदी लगाते हैं, और कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हैं और पानी लगाते हैं। तो ये इन चीज़ों में भी उन चीज़ों का जो तरीका है, किस तरीके से हम करते हैं, किस समय पे हम करते हैं, कितनी मात्रा में हम उसका जो दवाई का छिड़काव करते हैं, उन सब चीज़ों को भी अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो इम्प्रॉपर तरीके से अगर हम करते हैं तो नुकसान हो सकता है और बहुत फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में से, जैसे अगर इंसेक्टिसाइड, निमेटिसाइड, फंजीसाइड वगैरह उनका केमिकल्स का छिड़काव कर दिया, फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर दिया, तो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं कुछ, उन पे तो डैमेज हो सकता है, उन पे स्पॉट पड़ सकते हैं, पत्तियां जल सकती हैं, झुलस सकती हैं, या बहुत ज़्यादा डीप प्लोइंग कर दी, खुदाई कर दी बहुत ज़्यादा, तो आसपास की जो पौधों की जड़ें हैं वो जड़ें डैमेज हो जाएंगी। और जैसे कई बार रोड कट रही है और ध्यान नहीं दिया, प्लांट के जड़ें भी कट गई हैं वहाँ से, तो धीरे धीरे पेड़ जो है उसमें डाईबैक डिजीज़ हो सकती है और वो डेथ भी हो सकती है उसकी। और कई प्लांट्स हैं जो कि उनकी पत्तियां जैसे क्लोरेटिक हो जाती हैं, कर्लिंग हो जाती है उनमें और लाल हो जाती हैं, इस तरह की जो हो जाती है। तो वो कई बार देखा कि जैसे कोई ट्री ट्रंक है, उसके चारों तरफ कोई फेंसिंग वायर है, वो उसमें धंस गया है उसके अंदर, तो कोई हमने जैसे ट्री गार्ड लगाया है या कोई रस्सी बांधी है, तो उसको हम हटाना भूल गए हैं और वो प्लांट ग्रो कर रहा है और उसके अंदर धंस गया, तो उसकी वजह से भी प्लांट्स जो हैं
बीमार हो जाते हैं, डिजीज़ दिखते हैं और काफ़ी नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन पैरासिटिक डिजीज़ के अंदर आते हैं, जो इसमें कोई पैथोजन नहीं होता है और दूसरे ही कारण हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं। इसके बाद हम अलग जो डिजीज़ हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।